गुड मॉर्निंग बच्चों। फाइटर बेस 2.0 में पुनः आपका स्वागत है। आज का लेक्चर जो हमारा है, हम देख चुके हैं मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। और मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में हमने 3 चरण देखे हैं। पहला चरण जो हमारा था, पहला चरण जो था वो था गुच्छीय निस्यंदन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और दूसरा जो चरण हमने देखा है वो है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन या पुनः अवशोषण। और तीसरा चरण है ट्यूबुलर सिक्रीशन या स्त्रावण। तो हम पहला चरण कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरे चरण की तरफ चल रहे हैं। वो दूसरा चरण है हमारा पुनः अवशोषण। लेकिन उससे पहले एक यहां पर प्रक्रिया समझनी है जेजीए ऑपरेटस की। समझना है जेजीए ऑपरेटस क्या है, जो कुच्छीय निस्यंदन दर पर क्या डालता है अपना प्रभाव। तो अब हमारा आज का जो टॉपिक है अभी वो जेजीए ऑपरेटस। जेजीए ऑपरेटस हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, जेजीए ऑपरेटस क्या है ये समझना है। तो ये जो हमारा नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन, और ये नेफ्रॉन का पीसीटी, ये हेनले लूप, और ये है उसका डीसीटी वाला भाग। इसको थोड़ा बड़ा बनाया मैंने डीसीटी भाग को, क्योंकि यहां मुझे आवश्यकता है। ये डीसीटी भाग इसका नेफ्रॉन का कौन सा भाग है, डीसीटी। ये वाला भाग है डीसीटी। और इधर से आने वाला ये है इफरेंट और ये है अफरेंट, अभिवाही। ये रही अभिवाही। ये अभिवाही धमनी, ये इधर से नीचे से आई डीसीटी। इसके पास है यहां पर एक भाग में जिसमें कोशिकाएं हैं, जिनको हम नाम दे रहे हैं मैक्युला डेंसा। इधर जो कोशिकाएं हैं विशेष प्रकार की, ये मिलकर यहां पर, और एक विशेष प्रकार की कोशिका इनके बीच में है। 3 प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिलती है और एक ऑपरेटस का निर्माण करती है, जिसे मैंने नाम दिया है यहां पर जेजीए ऑपरेटस। चलो समझ लेते क्या क्या है। ये हमारी अभिवाही धमनी, अभिवाही धमनिका। जब अभिवाही धमनिका और डीसीटी पास पास आ जाते हैं तो 3 प्रकार की कोशिकाएं यहां मिलती है। पहले प्रकार की कोशिका को मैंने नाम दिया है जेजी कोशिका। ये है जेजी कोशिका, ये है जेजी कोशिका। ये दूसरे प्रकार की कोशिका जिसको नाम दिया है लेसिस कोशिका। और तीसरे प्रकार की कोशिका जिसको मैंने नाम दिया है इधर से मैक्युला डेंसा। 3 प्रकार की कोशिकाएं मिलती है यहां पर। कौन कौन, जेजी कोशिका, दूसरी लेसिस कोशिका, और तीसरी मैक्युला डेंसा। किसकी है, डीसीटी। डीसीटी की जो कोशिका है उसे हमने नाम दिया है मैक्युला डेंसा, अंदर वाली कोशिका। और इस अभिवाही धमनी की जेजी कोशिका, और इन दोनों के बीच में आ जाती है लेसिस कोशिका।
इन तीनों से मिलकर जो बनता है उसे नाम दिया है JGA ऑपरेटस। क्या नाम दिया है? JGA ऑपरेटस। और ये JGA ऑपरेटस में ये जो JG कोशिका है, कौन सी कोशिका है? JG कोशिका। ये JG कोशिका स्त्रावण करती है रेनिन का, रेनिन एंजाइम। JG कोशिका JG ऑपरेटस में स्त्रावण करेगा किसका? रेनिन एंजाइम का। और ये रेनिन एंजाइम रक्त का प्रवाह बढ़ाता है और इससे रक्त का दाब बढ़ेगा और इससे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मतलब जब यहां फिल्ट्रेशन की दर कम हो जाए, गुच्छीय निस्यंदन दर कम हो जाए, तो उस दर को वापस बढ़ाने के लिए यह काम करेगा JGA ऑपरेटस। क्या काम करेगा? तो जब यहां छन्ना कम हो गया है, छन्नी काम करना बंद कर रही है, छन्नी कम छान रही है, उस परिस्थिति में क्या होगा? उस परिस्थिति में वही हो सकता है जैसे चाय से आप चाय की छन्नी से चाय छान रहे हो और आखिरी में चाय धीरे धीरे करके निकलती है। अगर आपको चाय को बहुत तेजी से प्रवाह करवाना है छन्नी में जो चाय पत्ती में जो चाय बच गई उसको निकालना, तो क्या करते हैं? हम चम्मच लेके उस छन्नी में दबाते, प्रेशर, दाब ही दर को बढ़ा सकता है। तो यहाँ दाब बढ़ाने के लिए इस रक्त वाहिनी को कॉन्स्ट्रेट करना है, सिकुड़ना है। ये सिकुड़ाएगी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल घटेगा तो दाब बढ़ेगा। वो काम करता है JGA ऑपरेटस कि JG कोशिका क्या स्त्रावित करती है? रेनिन एंजाइम। ये रेनिन एंजाइम रक्त वाहिनी को संकुचित करता है और रक्त का दाब बढ़ाएगा, दाब बढ़ेगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन दर, गुच्छीय निस्यंदन दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और इससे फिल्ट्रेशन रेट बढ़ गई तो फिर से वही स्थिति आ जाएगी जो पहले से चल रहा था। ये काम है JGA ऑपरेटस का। फेमस प्रश्न इससे आता है कि JGA ऑपरेटस किससे मिलकर बना है? पहली बात, अभिवाही धमनी और DCT जब पास पास आते हैं, अफरेंट आर्टेरियोल और DCT पास पास आते हैं, तब बनता है JGA ऑपरेटस। दूसरा प्रश्न आता, कौन कौन सी कोशिकाएं भाग लेती है? JG कोशिका, लेसिस कोशिका और मैकुला डेंसा। तीसरा प्रश्न, JG कोशिका किसका स्त्रावण करती है? रेनिन एंजाइम्स का। और ये वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, ये रक्त वाहिनियों को दबा देता है, संकुचित कर देता है, जिससे रक्त दाब बढ़ जाता है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये था JGA ऑपरेटस। चलो अगला टॉपिक जो हमारा है, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में दूसरा चरण है पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन या पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण की जो प्रक्रिया में अगर हम चले तो पुनः अवशोषण में अगर हम देखें तो मूत्र निर्माण अभी हमने पढ़ा था 180 लीटर प्रतिदिन क्या हो रहा है? मूत्र का निर्माण। मूत्र निर्माण कितना हो रहा है? 180 लीटर प्रतिदिन। और व्यक्ति मूत्र विसर्जित करता है 1.5 लीटर। मूत्र का निर्माण हो रहा है 180 लीटर और मूत्र विसर्जित कर रहा है मात्र 1.5 लीटर। मतलब बाकी का मूत्र कहां गया? इसका सीधा मतलब है कि 99% मूत्र का
पुनः क्या हो गया है, अवशोषण। मूत्र निर्मित हुआ एक दिन में 180 लीटर, व्यक्ति ने मूत्र विसर्जित किया एक दिन में 1.5 लीटर, तो बाकी का मूत्र 99% का क्या हो गया है, पुनः अवशोषण। और ये ध्यान रखना है कि वृक्क नलिका के विभिन्न भाग में सक्रिय या निष्क्रिय अवशोषण, वृक्क नलिका के विभिन्न भागों में या तो सक्रिय अवशोषण होगा या फिर निष्क्रिय अवशोषण। सक्रिय अवशोषण हमेशा ऊर्जा के खर्च पर होता है। किसके खर्च पर होगा, ऊर्जा के खर्च पर क्या होगा, सक्रिय अवशोषण। और निष्क्रिय अवशोषण जो होता है उसमें ऊर्जा का खर्च नहीं होता। तो यहां हम बात कर रहे हैं कि पुनः अवशोषण की जो प्रक्रिया है वो वृक्क नलिका के विभिन्न भाग मतलब सीधी सी बात करें तो भाग कौन कौन से होंगे, पीसीटी, हेनले पास, डीसीटी, इन जगहों पर कैसा अवशोषण हो रहा है पदार्थों का, सक्रिय हो रहा है कि निष्क्रिय। तो ये बात यहाँ बताई गई है कि वृक्क नलिका के विभिन्न भागों में या तो सक्रिय या निष्क्रिय अवशोषण होता है। तो किन पदार्थों का सक्रिय होगा और किसका निष्क्रिय, अब समझते हैं यहां पर हम। इसमें लिख रहा हूं सक्रिय अवशोषण। सक्रिय है इसका मतलब किसकी आवश्यकता है, ऊर्जा की। सक्रिय अवशोषण में आवश्यकता होती है किसकी, ऊर्जा की। ऊर्जा के दम पर ही क्या चलता है, सक्रिय अवशोषण। क्यों, क्योंकि ये काम के पदार्थ है और इनको हमें किसी भी कीमत पर ऊर्जा के खर्च पर भी क्या करना पड़ेगा, अवशोषण, पुनः अवशोषण। तो वो पदार्थ है हमारे पास ग्लूकोज, Na+, अमीनो अम्ल। तीन पदार्थ जो काम के हैं, ग्लूकोज ऊर्जा का भंडार, सोडियम आयन की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, और तीसरा अमीनो अम्ल जो प्रोटीन का क्या करेगा, निर्माण। ये तीनों का अवशोषण कैसा होगा, सक्रिय। सक्रिय अवशोषण करके इनको क्या कर लिया जाएगा, उस मूत्र से वापस पुनः अवशोषण कर लिया जाएगा ऊर्जा के खर्च पर। चलो निष्क्रिय की तरफ चलें। निष्क्रिय अवशोषण किसका होगा, यहां ऊर्जा का खर्च नहीं होगा, अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया व क्रियाटिनिन। एक और है यहां पर वृक्काणु के प्रारंभिक भाग, जल का अवशोषण। अपशिष्ट पदार्थ
अपशिष्ट पदार्थ में क्रियाटिनिन और यूरिया का पुनः अवशोषण होगा, लेकिन ये ऊर्जा के खर्च भी नहीं होगा क्योंकि ये आवश्यक नहीं है, इसलिए ऊर्जा की इनमें यहाँ कोई खर्च नहीं किया जाएगा। अपशिष्ट पदार्थ है, उनका यूरिया क्रिएटिनिन की जरूरत पड़ती है सांद्रता का नियंत्रण करने के लिए, इसलिए कि यूरिया और क्रिएटिनिन अपशिष्ट पदार्थ का निष्क्रिय क्या होने वाला है, अवशोषण। अगला देखें तो वृक्काणु के प्रारंभिक भाग में, पूरा वृक्काणु, पूरा नेफ्रॉन नहीं, नेफ्रॉन के प्रारंभिक भाग में जल का क्या होगा, पुनः अवशोषण, ऊर्जा के खर्च पर नहीं। मतलब पीसीटी और हेनले पास में निष्क्रिय अवशोषण और डीसीटी और संग्राहक नलिका में ऊर्जा के खर्च पर होगा, इसलिए यहां लिखा हुआ है प्रारंभिक भाग में। नेफ्रॉन के प्रारंभिक भाग में जल का क्या होगा, पुनः अवशोषण, इस अवस्था से निष्क्रिय, ऊर्जा के खर्च पर नहीं होगा। तो यह पुनः अवशोषण की हमने बात की। अब हम बात कर रहे हैं सबसे आखिरी टॉपिक, स्त्रावण। इसका आखिरी टॉपिक क्या है, स्त्रावण, तीसरा चरण। या सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन बोलते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन लिख दो पूरा। स्त्रावण, पीसीटी और डीसीटी के पास में ऐसी कोशिकाएं हैं, उपकला ऊतक, जिन्हें हम घनाकार उपकला ऊतक कहते हैं, जो पदार्थों का क्या कर सकती है, स्त्रावण। और यहां स्त्रावित होने वाले 3 मुख्य पदार्थ होंगे, अमोनिया, H+ आयन और K+ आयन। इन 3 पदार्थ का क्या किया जाएगा, स्त्रावण। क्यों किया जाता है, तो सांद्रता नियमन व पीएच नियमन। सांद्रता को बरकरार रखना है और किसको बरकरार रखना है, पीएच को, आयोनिक सांद्रता, खासतौर पर यहां पर आयोनिक सांद्रता। आयोनिक सांद्रता का नियमन और पीएच का नियमन करने के लिए आयंस को मेंटेन रखना है और पीएच को भी साथ ही साथ क्या रखना है, मेंटेन। इसीलिए इन पदार्थों का क्या हो रहा है, स्त्रावण। और अभी देखेंगे स्त्रावण मुख्य रूप से पीसीटी और डीसीटी में होता है। तीसरा है संग्रहक नलिका, वहां भी स्त्रावण होगा। तो ये हमने 3 चरण देखे हैं, इन 3 चरणों में मूत्र का क्या हो रहा है, निर्माण। पहला चरण है गुच्छीय निस्यंदन, दूसरा चरण हमारे पास में ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन या पुनः अवशोषण, और तीसरा चरण हमारे पास में स्त्रावण या ट्यूबुलर सिक्रीशन। चलो अब इसको एनसीईआरटी से फॉलो कर ले एक बार, उसके बाद चलेंगे कि ये मूत्र का निर्माण जो हो रहा है, प्रक्रिया घटती कैसे, वो प्रक्रियाएं देखेंगे। चलो पहले एनसीईआरटी में चले इसको। गुच्छीय निस्यंदन की दर नियमन के लिए वृक्क द्वारा क्रियाविधि अपनाई जाती है। गुच्छीय निस्यंदन की दर मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को नियंत्रित करने के लिए एक क्रियाविधि अपनाई जाती है। गुच्छीय आसन्न उपकरण द्वारा, ये वही है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑपरेटस, जेजीए ऑपरेटस, एक अति सूक्ष्म क्रियाविधि संपन्न की जाती है। यह विशेष संवेदी उपकरण है। जेजीए ऑपरेटस विशेष संवेदी उपकरण है। अभिवाही तथा अपवाही धमनिकाओं के संपर्क स्थल पर दूरस्थ संवलित नलिका की केशिकाओं के रूपांतरण से बनता है। किस किस का रूपांतरण हुआ है यहां पर, अभिवाही के संपर्क स्थल पर दूरस्थ मतलब डीसीटी संवलित नलिका की केशिकाओं के रूपांतरण में हुआ, इनमें रूपांतरण हुआ है। मैकुला डेंसा रूपांतरित हो गई है, उधर जेजी कोशिका रूपांतरण है वहां।
गुच्छीय निस्यंदन दर में गिरावट, जेजीए अभी बताया था मैंने, जेएफआर की दर में क्या आ गई है, गिरावट। इन आसन गुच्छ कोशिकाओं को रेनिन के स्त्रावण के लिए सक्रिय करती है और यह रेनिन का स्त्रावण सक्रिय हो जाता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट घटेगी तो जेजीए कोशिकाएं सक्रिय होकर क्या स्त्रावित करेगी, रेनिन, जो वृक्कीय रुधिर का प्रवाह बढ़ाकर गुच्छीय निस्यंदन दर को पुनः सामान्य कर देता है। जो ये दर घटी थी, ये दर पुनः क्या हो जाएगी, सामान्य। तो ये जो था, ध्यान रखना, ये जेजीए ऑपरेटस का उपकरण का निर्माण होता है अभिवाही धमनी और धमनिका, और दूसरा है दूरस्थ संवलित नलिका डीसीटी के पास पास आने पर इनमें रूपांतरण होता है। रूपांतरण होकर वो जेजी ऑपरेटस उपकरण का निर्माण करता है। जेजी कोशिकाएं रेनिन का क्या करती है, स्त्रावण, जो जीएफआर को वापस से क्या कर देता है, बढ़ाकर सामान्य। प्रतिदिन बनने वाले निस्यंदन के आयतन 180 लीटर प्रतिदिन की उत्सर्जित मूत्र 1.5 लीटर से तुलना की जाए तो यह समझा जा सकता है कि 99% निस्यंदन को वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित किया जाता है। वही बात है, 180 लीटर बना, उसमें से 1.5 लीटर वापस पुनः क्या कर लिया है, अवशोषित, जिसे पुनः अवशोषण कहा जाता है। वही ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन या पुनः अवशोषण कहा है। यह कार्य वृक्क नलिकाओं की उपकला कोशिकाएं अलग अलग खंडों में सक्रिय या निष्क्रिय क्रिया के द्वारा की करती है। अभी बताया मैंने, सक्रिय भी हो सकता है और निष्क्रिय भी हो सकता है। मूत्र निर्माण के दौरान नलिकाकार कोशिकाएं, ऊपर से चलते हैं, यह कार्य वृक्क नलिका की उपकला कोशिकाएं अलग अलग खंडों में सक्रिय अथवा निष्क्रिय क्रियाविधि द्वारा करती है। या तो सक्रिय होगा या निष्क्रिय। अब समझते हैं, उदाहरण था निस्यंत पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और सोडियम का सक्रिय। 3 पदार्थ अभी बताया मैंने, इनका कैसा है, सक्रिय, ऊर्जा के खर्च पर पुनः अवशोषण कर लिया जाते हैं, जबकि नाइट्रोजनी निष्क्रिय रूप से अवशोषित होते हैं। नाइट्रोजनी पदार्थ निष्क्रिय रूप से, यूरिया, क्रिएटिन निष्क्रिय रूप से। वृक्काणु के प्रारंभिक भाग में जल का पुनः अवशोषण निष्क्रिय द्वारा होता है, निष्क्रिय क्रिया द्वारा होता है। प्रारंभिक भाग में जल का पुनः अवशोषण निष्क्रिय क्रिया द्वारा होता है। तो वृक्काणु के प्रारंभिक भाग में जल का पुनः अवशोषण निष्क्रिय क्रिया द्वारा होता है। यहाँ पर किस क्रिया द्वारा होता है, निष्क्रिय क्रिया द्वारा। तो वृक्काणु के प्रारंभिक भाग में जल का पुनः अवशोषण निष्क्रिय क्रिया द्वारा होगा। कहाँ कहाँ होगा, तो पीसीटी और हेनले पास में। मूत्र निर्माण के दौरान नलिकाकार कोशिकाएं निस्यंद में H+, K+ और अमोनिया जैसे पदार्थों को स्त्रावित करती है। नलिकाकार स्त्रावण भी मूत्र निर्माण का एक मुख्य चरण है। स्त्रावण तीसरा चरण है। क्या है, तीसरा चरण। किस किस का स्त्रावण करेंगे, H+, K+ और अमोनिया का, क्योंकि शारीरिक तरल आयनी व अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखते हैं। आयन का संतुलन और पीएच मतलब अम्ल क्षार मतलब पीएच का संतुलन क्या करके रखते हैं, बना के रखते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा मूत्र का निर्माण। अब हम वृक्क नलिका के, अगला टॉपिक है हमारा वृक्क नलिका के विभिन्न भागों में के कार्य। वृक्क नलिका के विभिन्न भागों के क्या देखने हैं, कार्य। पीसीटी, हेनले पास, डीसीटी और आखिरी भाग है संग्रहक नलिका। इन जगहों पर हमको वृक्क नलिका के क्या देखने हैं, कार्य, किसका अवशोषण कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो अब इस पे चलेंगे हम, वृक्क नलिका के विभिन्न भागों के कार्य।
हेडिंग डाल दें, वृक्क नलिका के भागों के कार्य। इसके लिए चित्र बनाते हैं और उस चित्र के माध्यम से हम यहां समझेंगे किस भाग में क्या क्या कार्य हो रहा है। ये हमारा बोमन्स कैप्सूल, ये है लेपास, ये डीसीटी, ये संग्राहक नलिका, अब इन जगहों पर किस किस का स्त्रावण हो रहा वो समझना है। देखो ये है पीसीटी, ये है डीसीटी, ये है हेनले पास, ये है संग्रह नलिका। यहां से पुनः अवशोषण होगा HCO3 माइनस आयन, पोषक पदार्थ NaCl और जल, जल के लिए जगह यहाँ भी सेम HCO3 माइनस, H2O जल और NaCl। स्त्रावण होगा यहाँ पर NH3 K प्लस H प्लस, यहाँ भी सेम NH3 K प्लस H प्लस, यहाँ भी स्त्रावण के नाम पर H प्लस और K प्लस। इधर से यूरिया यहाँ से निकलेगी, छोटे भाग में जाएगी, इधर से निकलेगा NaCl, इधर से निकलेगा H2O जल। ये चित्र जिससे हम समझेंगे अलग अलग भागों से क्या क्या यहाँ पर चल रहा है। सबसे पहला भाग जो हमारे पास निकल कर आया है वो है पीसीटी। क्या है? पीसीटी। तो चलो चलते हैं पीसीटी पर। समीपस्थ संवलित नलिका, समीपस्थ संवलित नलिका जिसको नाम दिया है पीसीटी। सत्तर से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स व जल का पुनः अवशोषण। पीसीटी संवलित
समीपस्थ संवलित नलिका प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। इस भाग में 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या हो जाता है, पुनः अवशोषण, और जल का भी क्या हो रहा है, पुनः अवशोषण। चलो इस भाग पे चले, यदि हम यहां से देखें पीसीटी, तो इस पीसीटी भाग में पोषक पदार्थ का भी अवशोषण हो रहा है और सॉल्ट्स का भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स का भी क्या हो रहा है, अवशोषण। और 70 से 80% मतलब सर्वाधिक इलेक्ट्रोलाइट तो यही अवशोषित हो गया, जल भी बहुत सारा अवशोषित हो गया है यहाँ पर। यह सारा अवशोषण किस में चलेगा, पीसीटी में। इसका कारण है इसकी दीवार मैंने बताया था घनाकार, जिस पर क्या है, माइक्रोविलाइस, क्या उपस्थित है, माइक्रोविलाइस। और ये जो सूक्ष्म अंकुर है ये पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर बढ़ जाएगा, सिलिएटेड है ये सिलिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। और जब पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ बढ़ जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यहाँ पर अवशोषण। तो इस पीसीटी भाग में पुनः अवशोषण सर्वाधिक होता है, 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स का होगा और जल का भी पुनः अवशोषण हो रहा है। लेकिन जब इतने ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स का अवशोषण होगा तो कुछ पदार्थ को, जो कि आयोनिक साम्य को बरकरार रखना है, किसको बरकरार रखना है, आयोनिक साम्य पीएच को। इसीलिए यहां पर स्त्रावण होगा अमोनिया K+H+, क्या हो जाएगा, स्त्रावण। ये स्त्रावित भी करेगी, किसका स्त्रावण करेगी, NH3K+H+ का ये क्या कर देगी, स्त्रावण, यहाँ स्त्रावित कर देगी, डाल दिया जाएगा। क्यों, आयनिक साम्य को बरकरार रखना है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर पीएच भी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक इलेक्ट्रोलाइट्स का यहां पर क्या हो गया है, अवशोषण, किसमें, पीसीटी में। तो आयोनिक साम्य और पीएच को, अम्ल क्षार को नियंत्रित रखने के लिए यहां पर ये तीन पदार्थ का क्या हो जाएगा, स्त्रावण। ये काम कहां चलेगा, ये काम चलेगा पीसीटी में। स्त्रावण, स्त्रावण किसका होगा, अमोनिया K+ और H+, इनका क्या हो जाएगा, स्त्रावण भी हो जाएगा। ठीक है, ये पीसीटी की बात हुई। अब चलते हैं हेनले लूप। हेनले पास, हेनले पास की अगर हम बात करें तो इसमें है डिसेंडिंग, दूसरा है असेंडिंग। आज के लेक्चर में बस ये हेनले पास ही हम समझेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग पहले और असेंडिंग बाद में। डिसेंडिंग मतलब नीचे जाने वाला और असेंडिंग मतलब ऊपर आने वाला। तो डिसेंडिंग जो अगर हम देखें तो ये जल के लिए क्या है, पारगम्य। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अपारगम्य। और मूत्र का क्या होगा, सांद्रण। तीन बातें होगी, जल के लिए पारगम्य है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अपारगम्य है, और मूत्र का क्या होगा, सांद्रण। चलो समझ लेते हैं इसको। यहां से इधर मेडुला क्षेत्र में जाएंगे, इधर वलकुट क्षेत्र है, ये वलकुट है और ये मध्यांश है। और वलकुट से मध्यांश की तरफ जाते हैं तो सांद्रता बढ़ती जाती है। क्या होती है, सांद्रता बढ़ती जाती है। तो सांद्रता को बरकरार करने के लिए यहां से जो डिसेंडिंग हेनले पास से नीचे जाने वाली लूप है, ये जल के लिए क्या है, पारगम्य। इससे केवल क्या निकलेगा, जल निकलेगा। और जब जल इससे निकल जाएगा तो ये मूत्र क्या हो जाएगा, सांद्रित हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या है, ये अपारगम्य। इलेक्ट्रोलाइट नहीं निकल सकते, केवल जल निकल सकता है। तो जल का पुनः अवशोषण कहाँ होगा, डिसेंडिंग लूप में। पर मूत्र का जैसे जैसे नीचे बढ़ेगी, मूत्र का क्या शुरू हो जाएगा, सांद्रण।
फिर असेंडिंग में आ जाए यदि हम, ये डिसेंडिंग की बात है, असेंडिंग में आ जाए तो उल्टा, जल के लिए अपारगम्य और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पारगम्य, और मूत्र जो है उसका सांद्रण की जगह मूत्र क्या हो जाएगा यहां पर, डाइल्यूट। मूत्र हो जाएगा डाइल्यूट, सांद्र की जगह मूत्र क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। चलो चलते हैं इसकी तरफ। ऊपर वापस हमको सांद्रता क्या करनी, नीचे बढ़ती है ऊपर घटती है, तो यहाँ केवल साल्ट निकलेंगे, जल नहीं निकलेगा, और जल नहीं निकलेगा साल्ट निकलेंगे तो ये ऊपर जाते जाते मूत्र कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट होता जाता है। तो NaCl बाहर निकलेगा, परमिएबल है, पारगम्य है, किसके लिए, केवल साल्ट के लिए, लेकिन यहां से जल बाहर नहीं आ सकता, किसमें, ऊपर वाली भुजा में जाते समय। और थोड़ा बहुत यहाँ पर यूरिया भी क्या किया जाता है, इसमें स्त्रावित किया जाता है सांद्रता को बरकरार रखने के लिए। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम DCT क्या देखने वाले हैं, DCT और संग्रह नलिका को अगले लेक्चर में समझेंगे हम, क्या होता है इन दोनों में, किसका स्त्रावण होगा, किसका यहाँ पर पुनः अवशोषण होगा। तो इन दोनों की लूपा फेनले की भी बात करेंगे अगले लेक्चर में हम थोड़ी, और फिर DCT और संग्राहक नलिका की भी बात करेंगे, और इन्हीं सबको हम समझेंगे किससे, NCERT से। तो ये सब काम नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू सभी को।